नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। यहाँ पर तो वही लोग बेटी का शोषण करने में उतारू हैं, तो बेटी पढ़ेगी कैसे और बेटी बचेगी कैसे? जिस तरीके से हिजाब खींचा है, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये इस देश का शर्मसार करने वाली घटना है और पूरा देश का मतलब सर इस घटना झुक गया है कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री और मामूली मुख्यमंत्री नहीं, जो 10वीं बार शपथ ले रहा है वो मुख्यमंत्री है, कोई मामूली मुख्यमंत्री नहीं है, तो इस्तीफा हो जाना चाहिए। समर्थन में भी तो लोग आ गए ना। देखिए, समर्थन में सिर्फ और सिर्फ वो लोग हैं जो बीजेपी संघ आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, वो समर्थन कर रहे हैं क्योंकि उनकी साथ सत्ता का समर्थन है। अगर मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार का समर्थन अगर बीजेपी सरकार को नहीं होता तो अभी तक इस देश के अंदर बवाल कट गया होता। बीजेपी के लोक संघ के लोग यही घटना को लेकर मुसलमानों के फेवर में इतने बड़े हितैषी बन जाते हैं कि वो देखने वाला मंजर होता है। विपक्ष क्यों नहीं बन रहा? विपक्ष इसलिए नहीं बन पा रहा है, विपक्ष लगातार मांग कर रहा है, लेकिन जो गोदी मीडिया है वो विपक्ष को बड़े पैमाने पर नहीं दिखाया जा रहा कि इनकी जो मांग डिमांड है वो बिल्कुल सही है कि नैतिकता के आधार पर मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। लोग डिमांड कर रहे हैं, लोग एफआईआर करवा रहे हैं, लेकिन एफआईआर छोड़ो, जो उनके साथ के लोग हैं जैसे संजय निषाद जी हो गए या तमाम लोग हो गए, वो उल्टा समर्थन में आके बाइट दे रहे हैं कि अरे क्या हो गया फिर हिजाब खींच दिया, तो ये तो मामूली सी घटना है। मतलब आप समझ सकते हैं उनकी कितनी घृणित मानसिकता है। कहा जा रहा है ये धार्मिक हमला है। बिल्कुल, मैं इस बात को धार्मिक हमला से भी जोड़ सकते हैं आप लोग, महिलाओं पे हमले जोड़ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी की जो मंशा है वो जो मनुस्मृति के तहत वो चला चाहते हैं कि ढोल कवार पशु शूद्र नारी सब ताड़न के अधिकारी, उसके अंदर महिला चाहे मुस्लिम की हो चाहे महिला हिंदू की हो, तो वो इस लेवल पे काम कर रहे हैं। तो अम्बेडकरवादी यहाँ पे हिजाब बुर्का इनके तो खिलाफ रहे हैं ना, घूंघट के खिलाफ। हम हमेशा घूंघट प्रथा के हिजाब के खिलाफ है कि भाई आदमी का जो फंडामेंटल राइट है उसके हिसाब से जैसा मन करे वैसा रहे, लेकिन कोई चाहता है, कोई महिला अगर चाहती है मैं घूंघट में रहूं, अगर उसका घूंघट जबरदस्ती हटाया जाएगा तो मैं समझता हूं कि ये संविधान का वायलेंस है, ये संविधान को तोड़ने का मामला है और साथ साथ उस घृणित सोच को थोपने का मामला भी है। और नीतीश कुमार जी ने वही काम किया। मुद्दा बना रहे हैं, अभिभावक के रूप में देखे ना, वो अभिभावक मैं समझता हूं कि उनको भी ऐसी परमिशन नहीं होती है। उल्टा देश के अंदर सिखाया जा रहा है, स्कूल के अंदर सिखाया जाता है कि गुड टच बैड टच, और यहाँ पर तो भरे किस महिला को, वो डॉक्टर है नुसरत परवीन जो डॉक्टर है, वो डॉक्टर के साथ ही चल रहा है। तो आप सोचिए कि बिहार के अंदर जो वहाँ की दलित है, जो वहाँ की आदिवासी है, जो निम्न दर्जे की जो वहाँ लोग रह रहे हैं, उनकी स्थिति क्या होगी? मैं समझता हूँ कि बिहार के अंदर एक भयावह मंजर लागू है, लेकिन वो गोदी मीडिया जो है वो ऊपर का बिहार दिखाया जा रहा है। गिरिराज कह रहे हैं कि पासपोर्ट बनवाने या कोई और आप योजना लेने जाते हैं सरकारी हो, कुछ वहाँ पर भी तो देखिए वो मामला पासपोर्ट का नहीं है, वो मामला जो आधार कार्ड का नहीं है, वो मामला आपके पास जो महिला वहाँ पहुंच रही है उसका ऑलरेडी जो आपके सिक्योरिटी ऑफिसर खड़े हैं, तमाम लोग खड़े हैं, उन्होंने चेक किया होगा। अगर आपको लग रहा है, मुझे बिल्कुल मैं 100% इस बात से समर्थन में हूँ कि वो मामला, मैं समझता हूँ कि उनकी जो मानसिकता है, जो उनकी सोच उस समय रही है कि हिजाब को खींचा जाए, तो उसी सोच को है वो किसी भी तरीके से आधार कार्ड को या जो है मतलब एक पासपोर्ट के लिए नहीं है। पासपोर्ट में जाओ तो वहाँ अच्छे से वेल सेटल तरीके से बिठाया जाता है और पूछा जाता है, इज्जत से वो लड़के खुद हटाती हैं। वहाँ पर यहाँ पर खींचा जा रहा है, हटाने में और खींचने में जमीन आसमान का अंतर है और ये कानून का उल्लंघन भी है। तो क्या लगता है जिस प्रकार से ये जो मैसेज गया है, इससे समाज की महिलाओं पे क्या असर पड़ेगा? क्योंकि लगातार कोई ना कोई टारगेट मैं समझ रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि तमाम महिलाएं, मैं समझता हूँ उनके अंदर एक रोष है, उनके अंदर इस देश के प्रति, बीजेपी के प्रति खासतौर पर या उनसे जुड़े लोगों के प्रति एक भावना ऐसी उत्पन्न हो गई है कि जो नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, यहाँ पर तो वही लोग बेटी का शोषण करने में उतारू हैं, तो बेटी पढ़ेगी कैसे और बेटी बचेगी कैसे? आप तो पढ़ के कितना पढ़ाओ, और लड़की डॉक्टर है, कितना पढ़ा है, वो डॉक्टर बनने के बाद उसके साथ अत्याचार चल रहा है। तो आपका जो नारा है वो सिर्फ किताबी नारे हैं, वो सिर्फ ऊपर के नारे हैं, ग्राउंड पे ग्राउंड पे हिंदू मुस्लिम का रंग दे रहे हैं। नहीं, हम हिंदू मुस्लिम कतई रंग नहीं दे रहे, उसके अंदर मामला हिंदू महिला का हो, मामला मुस्लिम महिला का हो, ये पूरे देश के अंदर वो तमाम महिलाओं के ये मान सम्मान स्वाभिमान से जुड़ा हुआ मामला है। मैं समझता हूँ ऐसे मामले पर पूरे देश की महिलाओं को, अभी तक तो दिल्ली देश की राजधानी के अंदर बड़े पैमाने पर महिलाओं का प्रोटेस्ट होना चाहिए था, और नहीं है तो उनको करना चाहिए। तमाम एनजीओ, तमाम संगठन ऐसी मुद्दे पर महिलाओं को रोड पर आना चाहिए। महिला सशक्तिकरण का उदाहरण नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम लोग दे रहे हैं, और लेकिन उल्टा चल रहा है। जो हमारी महिलाएं पढ़ रही है, कह रहे बेटी को पढ़ाओ, वो डॉक्टर बन गई है, उसके साथ अत्याचार चल रहा है, शोषण चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ गंदी मानसिकता के तहत हो रहा है। चित्रा त्रिपाठी तो देखिए उनके समर्थन में आ गई है। नहीं, चित्रा त्रिपाठी तो गोदी मीडिया है भाई। चित्रा त्रिपाठी या अंजना ओम कश्यप, ये तमाम वो महिलाएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक मामले को बीजेपी के पक्ष को प्रेजेंट करने के लिए बनाया गया है। ये मीडिया का मंच नहीं है, ये बीजेपी की पार्ट है कि जब बीजेपी घिरती है तो वो अपने दूसरे पड़ों खड़ा करके जो है दबाने काम करते हैं।
तो अब क्या लगता है इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार जी? मैं तो ये कहता हूँ कि इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। उससे क्या होगा, मैं समझता हूँ नीतीश जी की छवि और तमाम देश के अंदर एक जो महिलाओं का जो हौसला है वो बढ़ सकता है। मैं समझता हूँ देश के लिए उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। हेल्थ का इशू भी है उनके साथ, नहीं, हेल्थ एज का हो रही है, उम्र देखो हो रही है। हेल्थ का इशू है तो मैं समझता हूँ कि उनको मतलब त्यागपत्र देकर और अपने जो है मार्गदर्शन मंडल के अंदर जैसे मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, ऐसे जाके वो वहाँ बैठे और कोई दिक्कत नहीं है उनसे फिर किसी को भी। मैं समझता हूँ कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ये हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम तरीन सवाल है। अगरचे हम सबसे अहम तरीन सवाल को छोड़कर इधर उधर के सवालात में फंसे रहते हैं। चूँकि जिस क्रिएटर ने हमें बनाया है उस क्रिएटर को जानना और फिर उस क्रिएटर ने जिस तरीके से ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया है उस तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, ये हमारी ज़िंदगी का पर्पज़ है। दिस इज़ द एक्चुअल पर्पज़ ऑफ लाइफ, अगरचे बहुत से लोग इसे भुला बैठे हैं। तो एक तबका ऐसा है जो हमेशा से मजहबों के ख़िलाफ़ बोलता आया है। और आज जो हमने यहाँ पर बात की है, शुरू में जैसा कि बताया गया कि किसी स्पेसिफिक रिलीजन की बात नहीं हो रही थी, बल्कि ये थीस्टिक और एथीस्टिक वर्ल्ड व्यू के दरमियान ये एक डिबेट थी। तो मैं दर हकीकत उन तमाम रिलीजन को रिप्रेजेंट कर रहा था जो किसी न किसी एतबार से एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को मानती है, अगरचे उनके साथ बाज़ दीगर चीज़ों में इख्तिलाफ, लेकिन गॉड के एग्जिस्टेंस को ये तमाम रिलीजन्स मानते हैं। तो मैं इंटायर एथीस्टिक वर्ल्ड व्यू को रिप्रेजेंट कर रहा था जो कि गॉड को मानना एक ट्रुथ है और मैं समझता हूँ कि ट्रुथ बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है। थैंक यू। बहुत सारे लोग भगवान को, गॉड को, अल्लाह को, खुदा को मानते हैं फेथ के तौर पे, वो लॉजिक और रीजन से नहीं आते जिस तरह से आप आज डिबेट में आते हैं। आपको क्या लगता है कि ये एक, तो क्या लॉजिक एक वे है लोगों को कन्विंस करने का कि कुछ लोग हैं कि कन्विंस नहीं होंगे? देखें, जिस तरीके से हमारे सेंस ऑर्गन्स की एक लिमिटेशन है, लॉजिक की भी लिमिटेशन है, तो उस लिमिटेशन के अंदर जितनी चीज़ें आती हैं, यानी आप अपने लॉजिक और अक्ल से जितनी चीज़ों को जान सकते हैं जिनमें एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड भी है, तो वहाँ तो हम लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब हम ऐसी चीज़ों के मुताल्लिक हमसे सवाल किया जाए जहाँ हम ना अपने सेंस ऑर्गन्स के ज़रिए उसे जान सकते हैं ना अपने लॉजिक के ज़रिए जान सकते हैं, तो अब हमें तीसरा सोर्स ऑफ नॉलेज इख्तियार करना पड़ेगा। और वो तीसरा सोर्स ऑफ नॉलेज गॉड की रेवलेशन है जो अपने ख़ास बंदों के ऊपर वो भेजता है। सर क्या भविष्य साइंस ही है और ये तो आप फेथ कर रहे हैं गॉड पे, ये कुछ ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब को जी कह रहे हैं कि साइंस जो है, साइंस ही सब कुछ है, गॉड पे जो आप फेथ कर रहे हैं। ये असल में जावेद अख्तर साहब एक प्रॉब्लम में मुब्तला हैं। उस प्रॉब्लम का नाम है साइंटिज़म। साइंटिज़म कहते हैं कि आप साइंस को ही वाहिद सोर्स ऑफ नॉलेज बताएं। आप बताइए मोरालिटी को साइंस से आप साबित कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। साइंस का मदार एम्पेरिकल एविडेंसेस पर है। एम्पेरिकल एविडेंस से मोरालिटी साबित नहीं होगी, एम्पेरिकल एविडेंस से कॉन्शियसनेस साबित नहीं होती है, एम्पेरिकल एविडेंस से लॉ ऑफ कॉजालिटी साबित नहीं होता है। आप कॉज एंड इफेक्ट को तो दिखा सकते हैं लेकिन उन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो खुद मेटाफिजिकल है। तो आप ऐसी चीज़ का इनकार कर रहे हैं जो हमारा लॉजिक खुद बता रहा है कि मेटाफिजिकल रियलिटी एग्जिस्ट करती है। वो कह रहे हैं मेटाफिजिकल रियलिटी मुझे नहीं पता क्या होता है। मैं नहीं समझ सकता कि इस उम्र में आने के बाद मेटाफिजिकल मतलब कोई नहीं समझता। सर भविष्य में ऐसी डिबेट की और संभावना है? देखें, ये एक बहुत बड़ी खूबी है। मैं जावेद साहब को भी अप्रिशिएट करूंगा, उनकी टीम को भी, कि हमारे मुल्क के कैसे हालात हैं आप जानते हैं। इन हालात में प्यार मोहब्बत के साथ बैठकर एकेडमिक अंदाज में डिस्कशन कर लेना, मैं समझता हूँ ये माइलस्टोन है, ये बहुत बड़ा काम हुआ है। और मैं समझता हूँ कि डिफरेंट जो आइडियोलॉजीज़ हैं सबको लड़ाई करने के बजाय भाई ऐसे ही बैठ के प्यार मोहब्बत से बात कर लो ना, साथ में कॉफ़ी पीते हैं और बात कर लेते हैं। आप अपनी बात साबित करें, हम अपनी बात साबित करें, फिर लेट ऑडियंस डिसाइड, जिसको जो समझ में आए वो करें। जिस दिन ये हम करने लग जाएं इस मुल्क में, याद रखें इस मुल्क में कोई दंगा फसाद नहीं होगा। मुफ्ती साहब, एक बेसिक सा सवाल अक्सर जावेद साहब या उन जैसे और बहुत सारे लोग हैं जो उठाते हुए नजर आते हैं कि अगर वाकई गॉड एग्जिस्ट करता है तो फिर जो गलत काम है उसको परमिशन कैसे मिल जाती है? ये हमने बताया। देखें भाई, बहुत कई बार समझाया, मुझे नहीं समझ में आया कि उनको क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि एग्जामिनेशन हॉल में हम और आप यहाँ इस दुनिया में यूं ही नहीं आए हैं। हमारा वर्ल्ड व्यू, थीस्टिक वर्ल्ड व्यू यही है। हम इस दुनिया में एक पर्पज़ के तहत आए हैं और इस पर्पज़ के तहत जब आए हैं तो हम सब गॉड के सामने अकाउंटेबल हैं। और हमारी अकाउंटेबिलिटी ईविल के बगैर हो सकती है? एक इंसान के पास अगर ईविल करने का ऑप्शन ही ना हो, वो तो मजबूर हो गया ना अच्छा काम करने पे, तो फ्री विल कहाँ रहा? लेकिन हम जानते हैं हम और आपके फ्री विल मौजूद है। तो खुदा ने लिखा है ना। तो मुकद्दर का मतलब आप क्या समझते हैं? मुकद्दर का मतलब ये नहीं होता है कि तकदीर में जो खुदा ने लिख दिया वो फोर्स कर दिया। तकदीर इज़ द नॉलेज ऑफ अल्लाह, मुकद्दर इज़ द नॉलेज ऑफ अल्लाह। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर है, उसने देखा एक मरीज़ की हालत इतनी ख़राब हो गई है कि ये 1 महीने से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह पाएगा। उसने अपनी डायरी में लिख दिया कि भाई ये 1 महीने के अंदर मरेगा, और वो मर गया। क्या डॉक्टर के लिखने की वजह से मरा या अपने कंडीशन की वजह से पड़ा? इसमें तो ऐसा नहीं होता। हर एक केस में ऐसा ही होता है, हर एक केस में ऐसा ही होता है। खुदा हर चीज़ का इल्म रखता है। डॉक्टर में और गॉड की फ़र्क है, कोई तशबीह नहीं है दोनों के दरमियान। लेकिन मिसाल आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ, आप उसको पकड़ ले रहे हैं लेकिन आगे जो मैं कह रहा हूँ वो नहीं समझ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि गॉड
का नॉलेज है मुकद्दर, यानी गॉड को मालूम है कि आप अपने फ्री विल का इस्तेमाल करके क्या करने वाले क्या नहीं करने वाले। उसने पहले ही उसको लिख दिया अपने नॉलेज के हिसाब से, उसे मुकद्दर कहते हैं, लेकिन उसने फोर्स नहीं किया आपको गलत काम करने।